हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री। के पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलाइड का शुद्धिकरण जो है कैसे किया जाता है। कोलाइड के शुद्धिकरण से संबंधित हम लोगों ने कुछ मुख्य पदों को पढ़ा था और आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जिसमें हमको मिलेगा हेडिंग इम्पॉर्टेंट होगा कोलाइड के स्कंदन, जिसको हम दूसरा टॉपिक नाम दे सकते हैं हार्डी-सुलजे नियम। ये दो वैज्ञानिक हैं, हार्डी और सुलजे। उन्होंने कोलाइड के स्कंदन से संबंधित कुछ एक जो है नियम भी दिया है, तो उसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, स्कंदन शब्द एक इसमें नया है। तो स्कंदन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। कोलाइड का खंडित हो जाना, टूट जाना, कोलाइड विलयन का, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्कंदन शब्द का अर्थ होता है किसी विलयन का टूटना। तो हेडिंग हमारा है कोलाइडों का स्कंदन। तो देखिए, कोलाइड सॉल्व विषमांगी पद्धति के होते हैं। मिश्रण आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, जिसमें विषमांगी और समांगी मिश्रण दो तरह के होते हैं। तो कोलाइड सॉल्व जो है विषमांगी पद्धति का होता है। जब किसी विद्युत विच्छेद की कम से कम मात्रा कोलाइडल सॉल्व में डाली जाती है तो वह अवक्षेपण कर जाती है और इस क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। ध्यान देंगे कि जब हम किसी विलयन का विद्युत विच्छेद में कम से कम मात्रा में कोलाइडल सॉल्व को डालेंगे तो उसमें अवक्षेपण की क्रिया हो जाएगी और उस अवक्षेपण की क्रिया को ही कहा जाता है स्कंदन, यानी किसी विलयन का टूटना, ठीक है। इसी से संबंधित वैज्ञानिक हार्डी और सुलजे ने कुछ प्रयोग किया है और उन्होंने प्रयोग के आधार पर पाया कि स्कंदन मान आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। आयन आप समझ रहे होंगे, धन आयन और ऋण आयन, संयोजकता पर निर्भर करता है। और उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन भी किया, जिस नियम को हम बोलते हैं हार्डी-सुलजे का नियम। वैज्ञानिकों के नाम पर ही इस नियम का नाम रखा गया है, हार्डी-सुलजे का नियम। वो नियम क्या है, आगे देखते हैं। हार्डी-सुलजे नियम ये है कि ये नियम कहता है कि किसी आयन जिसका आवेश कोलाइडल के विपरीत रहता है उसका स्कंदन प्रभाव उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। बहुत ही आसान है कि किसी आयन जिसका आवेश कोलाइड के विपरीत हो तो उसके स्कंदन का जो प्रभाव होगा उसके संयोजकता पर निर्भर करता है। संयोजकता आप समझ रहे होंगे, जैसे आप सोडियम तत्व पढ़ते होंगे जो कि 11 नंबर है, तो इसकी संयोजकता आपको 1 मानी जाती है, इसलिए कि आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 1 होता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 होता है और थर्ड ऑर्बिट में 1 होता है। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को उसकी हम संयोजकता बोलते हैं। यानी किसी कोलाइडल का स्कंदन जो है लास्ट ऑर्बिट में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ही मान पर, उनकी ही संख्या पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये हार्डी-सुलजे का नियम है। इसके आगे आप टॉपिक देखेंगे तो कोलाइड का संरक्षण है। संरक्षण यानी मतलब होता है प्रोटेक्शन, बचाव, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि यदि कोई अस्थायी कार्बनिक कोलाइडल सॉल्व मेटल सॉल्व में डाला जाता है तो मेटल सॉल्व एक विद्युत विच्छेद के मिलाने पर भी स्कंदित होने से संरक्षित रहता है। यानी देखिए, स्कंदन की क्रिया जिसके कारण से न हो यानी बच जाए, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे कोलाइड का संरक्षण, यानी उसका बचाव, उसका प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके आगे आप हेडिंग देखेंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कोलाइड की उपयोगिता। कोलाइड जो हेडिंग हम लोग पढ़ लिए हैं पीछे, इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में या फिर प्रयोग में, इसको हम देखेंगे। तो कोलाइड की उपयोगिता है, फर्स्ट इसकी उपयोगिता जो है दवा के रूप में है। मुख्य टॉपिक आपको बता देते हैं, दवा के रूप में भी कोलाइड का प्रयोग होता है। इसमें लिखा गया है कि कोलाइडल दवाएं शरीर में आसानी से अधिशोषित होती हैं तथा ये अधिक प्रभावी भी होती हैं। यानी कोलाइड के माध्यम से जो दवाएं बनती हैं वो शरीर के लिए
पूरी तरह से एक तरह से समझें कि बेहतर होता है और यह दवाएं बहुत ही असरदार होती हैं। दूसरा है जल शुद्धिकरण में, जल को शुद्ध करने में भी कोलाइड विलियन का उपयोग होता है। तीसरा आप देख रहे होंगे कपड़ा धोने में भी इसका प्रयोग होता है। रबर उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रबर के उत्पादन में, फैक्ट्री वगैरह में बहुत सारे ऐसे कोलाइडल सॉल होते हैं यानी विलियन होते हैं जिनका हम रबर फैक्ट्री में यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इसका उपयोग जो है चर्म शोधन में, चर्म यानी चमड़ा होता है, चमड़े के शुद्धिकरण में भी कोलाइडल सॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं आपको कोलाइडल विलियन के, किसी भी कोलाइडल सॉल के मुख्य उपयोग हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा, पायस, इमल्सन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। पायस जो है बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। इसको देखिए, जब एक द्रव दूसरे द्रव में कोलाइडल स्थिति में वितरित रहता है, यानी देखेंगे दो सॉल है, एक विलियन और एक विलियन, दोनों आपस में इस तरह से सुसंजित रहें और वितरित रहें, उसमें बटे रहें, तो ऐसे घोल को पायस कहा जाता है। दो अमिश्रणीय द्रवों को मिलाकर पायस बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अमिश्रणीय, ऐसे दो द्रव अगर हम मिला लें जो कि एक दूसरे में न मिलता हो तो उसको बोला जाता है पायस। साधारणतः दो द्रवों में से एक जल ही रहता है, यानी दो द्रव अगर हम यूज करते हैं तो उसमें से एक जल हो। जैसे आपको उदाहरण दे देते हैं, जल और किसी तेल का अगर हम मिश्रण बना दें तो ये आपको कहलाएगा पायस। ठीक है, चूंकि दोनों एक दूसरे में मिल नहीं पाएंगे। पायस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप देख रहे होंगे कि पायस के प्रकार, पायस जो है कितने तरह के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, पायस दो तरह के होते हैं। पहला है तेल जलीय पायस और दूसरा है जल तेलीय पायस। अब ध्यान देंगे दोनों के नाम में थोड़ा सा का फर्क है। तेल जलीय पायस में तेल शब्द का प्रयोग पहले किया गया है और जल तेलीय उसी नाम को कन्वर्ट कर दिया गया है तो दूसरा इसका प्रकार बन गया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, आगे देखिए इसकी परिभाषाएं दी गई है कि पहला टॉपिक आपको बता रहा है तेल जलीय पायस हम किसको कहते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे परिभाषा है कि तेल जलीय पायस वह है जिसमें तेल की मात्रा कम किंतु जल की मात्रा अधिक हो। बहुत ही आसान परिभाषा, जो शब्द ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तेल जलीय पायस में तेल शब्द पहले है तो जो शब्द पहले है ध्यान देंगे उसमें बता रहा है कि उसकी मात्रा कम हो और जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो। तो ऐसे जलीय विलयन को हम बोलेंगे तेल जलीय पायस। ठीक है, दूसरा प्रकार तब आप संभवतः इससे याद कर लेंगे, जल तेलीय पायस में इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा कि जल तेलीय पायस जिसमें जल की मात्रा कम हो उसके उलट हो जाएगा, किंतु तेल की मात्रा अधिक हो तो उसको हम जल तेलीय पायस बोलेंगे। तो ये दो तरह के पायस होते हैं, संभवतः आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इसमें लिखा भी गया है, पायस बनाने का तरीका क्या है। हेडिंग तो बहुत बड़ा है लेकिन आप इसको अभी हमने बताया कि जल और तेल की मात्रा को अगर हम आपस में मिला दें तो वो एक तरह का पायस बन जाता है। लेकिन देख लेते हैं, पायस तैयार करने की विधि बहुत ही सहज है। सहज का मतलब होता है आसान। जिन द्रवों से पायस तैयार करना है उचित मात्रा में लेकर खूब अच्छी तरह मिश्रित किया जाता है। जैसे तेल और जल हमको मिश्रित करना है, दोनों को आपस में लेकर के हम मिला देंगे, मिश्रित किया जाता है। इस प्रकार मिश्रित करने पर पायस तैयार हो जाता है जो अस्थायी होता है। अस्थायी पायस से अस्थायी पायस बनाने के लिए इसमें पायसी कारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जैसे जिलेटिन, गोंद, साबुन इत्यादि। ये सब पायसी कारक पदार्थ हैं। यानी समझिए, अगर हम जल और तेल का पायस बनाते हैं तो सिर्फ जल और तेल को मिला देना, पायस तो बन जाएगा लेकिन अस्थायी पायस बनेगा। ठीक है, स्टेबल नहीं होगा। आपको स्टेबल बनाने के लिए समझ लीजिए कि उसमें पायसीकारक पदार्थ के रूप में गोंद या जिलेटिन आते हैं, जिलेटिन जिसको जेल बोलते हैं। ठीक है, जेल से मतलब है जैसे आप देखेंगे बालों में लोग जेल लगाते हैं, उस जेल की बात हो रही है। ठीक है, जेल यानी चिपचिपा द्रव। साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब जो है पायसीकारक पदार्थ कहलाते हैं। अब जो है इसी का टॉपिक एक दिया गया है, पायस के गुण। कि पायस के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पायस के निम्नलिखित गुण हैं। कौन कौन? पायस में कोलाइडल घोलों के
करीब करीब सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यानी कोलाइडल के अंदर जो है जो गुण होता है वो पायस के अंदर भी मौजूद हो, ये पायस का लक्षण है। ठीक है। दूसरा इसका लक्षण है कि कोलाइडल के कणों की भांति विद्युत क्षेत्र में पायस के कण भी विद्युतोदों यानी इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं धनायन और ऋणायन की ओर गमन करती है। इससे स्पष्ट है कि पायस के कणों पर भी विद्युत आवेश रहता है। यानी कोलाइड के कण जिस तरह से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, वैसे ही पायस के कण भी गमन करते हैं, यानी पायस में भी विद्युत आवेश रहता है। तीसरा इसका गुण दिया गया है अस्थायी पायस में पायसी कारक मिलाने पर यह अस्थायित्व की प्राप्ति कर लेता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि कोई अस्थायी पायस हो, उसमें कोई पायसी कारक पदार्थ यानी जिलेटिन या गोंद इस टाइप का हम पदार्थ अगर मिला देते हैं तो वो अस्थायित्व की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है। अब है कि इसका उपयोग क्या क्या है। जैसे हम लोगों ने अभी कोलाइड का उपयोग पढ़ा, तो पायस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसको भी देख लीजिए। दो टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा इसीलिए जल्दी आज बोल रहे हैं ताकि इसको समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो देखेंगे उपयोग इसका दिया गया है कि कोलाइड घोलों की भांति पायस का भी उपयोग दवा के रूप में होता है। ज्यादा कुछ इसका उपयोग नहीं दिया, मुख्य रूप से पायस का उपयोग जो है कोलाइडल की भांति दवा के रूप में हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक हेडिंग दिया गया है पृष्ठ सक्रियन। ठीक है। इसमें दिया गया है कि वह यौगिक जिसे जब जल में या जलीय घोलों में घुलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव को कम करता हो, या जो द्रव या एक ठोस और एक द्रव के बीच अंतरापृष्ठीय तनाव को कम करता हो, तो इसको पृष्ठ संक्रियन कहते हैं। पृष्ठ संक्रियन। ठीक है ना। तो ये आपको जो है पृष्ठ संक्रियन के भी वर्ग दिया गया है। 3 वर्ग है, छोटे से में पढ़ लीजिए। अपमार्जक, अपमार्जक आपको याद होना चाहिए, 10 क्लास में आप पढ़े भी होंगे, साबुन और अपमार्जक। तो अपमार्जक होता है, अपमार्जक साबुन से बेहतर होता है। आप पढ़े होंगे कि जल जो होता है मृदु जल और खारा जल, तो मृदु जल में साबुन काम करता है लेकिन खारे जल में साबुन काम नहीं करता है। यानी लवण वाले जल में, जैसे समुद्री जो जल होता है जिसमें नमक की मात्रा होती है, उसमें साबुन जो है ठीक तरीके से कपड़े की सफाई नहीं कर सकता है। लेकिन अपमार्जक ऐसा होता है जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं, वो बहुत ही आसानी से कपड़ों की धुलाई जो है मृदु जल में भी और कठोर जल में भी आसानी से कर देता है। तो पहला है आपको अपमार्जक। दूसरा इसका दिया गया है आपको पायसी कारक। तो पायसी कारक अभी आपने पढ़ा कि साबुन, जिलेटिन या इस तरह के गोंद जो होते हैं, ये सब आपको पायसी कारक में आते हैं। तीसरा है आपको क्लेदक या क्लेदकारी। ठीक है। ये भी एक शब्द है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्लेदक भी पृष्ठ संक्रियन ही है, जिन्हें जब जल में डाला जाता है तो जल के पृष्ठ तनाव को घटाकर दूसरे पदार्थ के पृष्ठ के ऊपर फैल जाता है। यानी ये भी समझिए एक तरह से पायस जो हम बनाते हैं तो एक दूसरे में मिलता नहीं है, तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो हम जल के ऊपर अगर इसको रख दें तो उसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और उसके ऊपर फैल जाता है, तैरने लगता है। ठीक है। तो आज का ये टॉपिक आपको, और ये चैप्टर जो 5 हम लोग पृष्ठ तनाव पढ़ रहे थे, सरफेस से संबंधित जो भी पद, वो चैप्टर आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम लेसन 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वैसे आप बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, आप पीछे पढ़ चुके हैं, तत्वों के निष्कर्षण के प्रक्रम और सिद्धांत। 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तत्वों से हम जो है कैसे किसी धातु और अयस्क के माध्यम से किसी धातु को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को इन चैप्टरों में हम देखेंगे। ठीक है।